नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है। नाम है बोविस्टा पीडीएफ। जी। ये बोविस्टा यानी जो पफबॉल फंगस होता है उसके बारे में है। अब ये कोई मतलब टिपिकल रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि सुरागों की एक लिस्ट जैसा लगता है। हाँ, एक पहेली की तरह। बिल्कुल। तो आज हम जासूसों की तरह काम करेंगे। हमारा मकसद है इन अजीब और बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। कि आखिर ये बोविस्टा है क्या और किस तरह के इंसान पर इसका असर होता है। तो पहला सुराग पहली ही लाइन में है, उन व्यक्तियों के लिए जो दाद खाज जैसे सूखे या गीले चकत्तों से पीड़ित हैं। अच्छा। चलिए, ये तो सीधा साधा है, मतलब इसका ताल्लुक त्वचा की समस्याओं से है। स्किन प्रॉब्लम्स। हाँ, केस की आसान शुरुआत हुई है, कह सकते हैं। पर अगला ही सुराग। मामले को पूरी तरह घुमा देता है। इसमें लिखा है कि ये धड़कन की समस्या से ग्रस्त बूढ़ी कुंवारी महिलाओं और हकलाने वाले बच्चों के लिए भी ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही अलग अलग बातें हो गई है ना। एक तरफ त्वचा की बीमारी, दूसरी तरफ दिल की धड़कन, वो भी एक खास उम्र की महिलाओं में, और फिर हकलाने वाले बच्चे। इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, यही बात इस तरह के पुराने दस्तावेजों को दिलचस्प बनाती है। ये आज की मेडिसिन की तरह बीमारी को सिर्फ एक नाम देकर नहीं छोड़ते। मतलब ये उस पूरे इंसान को देखते हैं जिसे वो बीमारी हुई है। यहाँ सिस्टम सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या हुआ है, बल्कि ये भी देख रहा है कि किससे हुआ है। अच्छा। त्वचा की समस्या, धड़कन और हकलाना, ये तीनों शायद किसी एक गहरी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये एक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश है। ओके, तो ये अलग अलग दिखने वाले सुराग एक ही पैटर्न का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए, इस पैटर्न को और गहराई से समझते हैं। जी। अगला सुराग और भी अजीब है। लिखा है, कुंद औजारों जैसे कैंची या चाकू का उपयोग करने पर उंगली पर गहरा निशान पड़ना। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा शायद ये खून की कमी या किसी विटामिन की कमी का संकेत होगा, पर इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। आपका सोचना बिल्कुल सही दिशा में है, लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे की बात है। ये शरीर के टिश्यूज, मतलब ऊतकों के स्वभाव की ओर इशारा कर रहा है। ऊतकों के स्वभाव कैसे? कल्पना कीजिए कि त्वचा एक स्पंज की तरह है, थोड़ी फूली हुई और ढीली। अच्छा। उस पर अगर आप किसी कुंद चीज से भी हल्का सा दबाव डालेंगे तो वो आसानी से पिचक जाएगी और गहरा निशान छोड़ देगी। ये लक्षण बोविस्टा के मरीज की एक शारीरिक पहचान बता रहा है। मतलब एक ऐसा शरीर जिसमें कसाव की थोड़ी कमी है, एक तरह का पफिनेस। बिल्कुल, फूलापन, स्पंजी त्वचा। ये एक दिलचस्प तस्वीर बनाता है और शायद इसी में अगला सुराग फिट बैठता है। कमर के आसपास कसे हुए कपड़ों को सहन ना कर पाना। हाँ बिल्कुल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शरीर पहले से ही थोड़ा फूला हुआ है तो तंग कपड़ों से घुटन महसूस होना ये तो स्वाभाविक है ना। सही कहा। शरीर बाहरी दबाव, मतलब वो कुंद औजार, और अंदरूनी दबाव, मतलब तंग कपड़े, दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और यहाँ ये दस्तावेज एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। वो क्या? वो इसकी तुलना दूसरों से करता है। वो बताता है कि ये लक्षण कैल्केरिया, लेकेसिस और सल्फर में भी मिलता है। एक मिनट, ये नाम थोड़ा टेक्निकल है। हमारे सुनने वालों के लिए क्या बता सकती हैं कि ये कैल्केरिया या सल्फर क्या है और ये तुलना क्यों जरूरी है? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हम एक जैसे दिखने वाले 3 संदिग्धों में से असली अपराधी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कैल्केरिया, जो सीप के कवच से बनता है, अक्सर थुलथुल शरीर वाले लोगों से जोड़ा जाता है। सल्फर यानी गंधक त्वचा की बीमारियों और जलन के लिए जाना जाता है। और लेकेसिस? लेकेसिस एक सांप के जहर से बनता है और वो शरीर के सर्कुलेशन और घुटन महसूस होने जैसी समस्याओं से जुड़ा है। तो जब स्रोत ये कहता है तो वो हमें बता रहा है कि तंग कपड़ों से परेशानी एक आम सुराग है। समझ गया। मतलब बोविस्टा की खासियत उसके दूसरे अनोखे सुरागों में छिपी है। बिल्कुल। और ऐसा ही एक अनोखा फिंगरप्रिंट है, बगल में प्याज जैसी गंध वाला पसीना आना। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ही केस को मजेदार बना रही हैं। ये व्यक्तिगत पहचान, जैसे प्याज की गंध, इस पूरी प्रणाली की जान है। और ये अजीब पैटर्न सिर्फ बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर भी दिखता है, खासकर शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों में। आप स्राव और रक्तस्राव की बात कर रही हैं। स्रोत कहता है कि नाक और सभी म्यूकस मेम्ब्रेन से होने वाला स्राव बहुत गाढ़ा, रेशेदार और चिपचिपा होता है। हाँ, जैसे किसी चीज को खींचने पर तार सा बन जाए। बिल्कुल। और यहाँ फिर से वही जासूसी का खेल शुरू हो जाता है। स्रोत तुरंत बताता है कि ये लक्षण काली बाइक्रोमियम जैसा है। अच्छा,
काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोमियम की पहचान ही यही है, गाढ़ा तार जैसा स्राव। तो सवाल उठता है कि फिर दोनों में फर्क कैसे करें? हाँ, तो फर्क क्या है? ये ग्रंथ हमें कैसे बताता है कि कब बोविस्टा चुनना है और कब काली बाइक्रोमियम? फर्क बाकी सुरागों में है। काली बाइक्रोमियम के मरीज को शायद वो स्पंजी त्वचा या प्याज जैसी गंध वाले लक्षण ना हो। अच्छा। इस प्रणाली में आपको सिर्फ एक लक्षण से अपराधी नहीं मिलता, आपको सारे सुरागों को मिलाकर पूरी कहानी बनानी पड़ती है। और इसी पहेली में रक्तस्राव यानी हेमरेज का टुकड़ा भी है, जैसे दांत निकलवाने के बाद खून का ना रुकना। हाँ, या मामूली घावों से भी खून बहते रहना। अब देखिए पूरी तस्वीर कैसे बन रही है। कैसे? पहले हमने देखा स्पंजी और फूला हुआ शरीर, फिर देखा गाढ़ा और चिपचिपा स्राव, और अब हम देख रहे हैं आसानी से खून बहना। ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। एक ऐसा शरीर जिसका अपने तरल पदार्थों पर नियंत्रण कमजोर है। शरीर की सीमाएं, चाहे वो त्वचा हो या खून की नसें, थोड़ी कमजोर हैं। ये वाकई कमाल है। कैसे अलग अलग लक्षण एक ही सेंट्रल आइडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी कमजोरी का एक और पहलू है शारीरिक हरकतें और व्यवहार। हाँ। स्रोत में जोड़ों में अत्यधिक कमजोरी और हाथों पैरों की थकान का जिक्र है जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है अनाड़ीपन, हाथ से चीजें गिराने की प्रवृत्ति। ये तो बहुत रिलेटेबल है ना? ये तो मेरे साथ भी कभी कभी होता है जब मैं थका हुआ होता हूँ। बिल्कुल। और ये अनाड़ीपन भी उसी कहानी का हिस्सा है। जब जोड़ों में कमजोरी होगी तो हाथ पैरों का तालमेल बिगड़ेगा। लेकिन यहाँ भी स्रोत हमें एक बहुत बारीक फर्क बताता है। इसकी तुलना एपिस से की गई है, जो मधुमक्खी के डंक से बनता है। एपिस से? हाँ, एपिस के बारे में लिखा है, शक्तिहीन हाथों से वस्तुएं गिर जाती हैं। एक मिनट, अनाड़ीपन से चीजें गिराना और शक्तिहीनता से चीजें गिराना, इसमें क्या फर्क है? ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। और यही इसकी खूबी है। अनाड़ीपन का मतलब है कि हाथ में ताकत तो है, पर दिमाग और हाथ का कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा। एक तरह का मिसजजमेंट हो रहा है। अच्छा, जबकि शक्तिहीनता का मतलब है कि हाथ में पकड़ने की ताकत ही नहीं बची है। एपिस की समस्या में सूजन के कारण कमजोरी होती है, जबकि बोविस्टा की समस्या ज्यादा तालमेल से जुड़ी लग रही है। कमाल है। ये तो किसी केस की फोरेंसिक जांच जैसा लग रहा है। और अब हम इस केस के सबसे सनसनीखेज और शायद सबसे अजीब सुराग पर आते हैं, जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मासिक धर्म की अनियमितताएं। बिल्कुल। इसका मुख्य बिंदु है, मासिक धर्म का प्रवाह केवल रात में होता है, दिन में नहीं। हाँ, ये असाधारण है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। ये वाकई बोविस्टा का सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड है, उसकी पहचान है। ये इतना अनोखा लक्षण है कि अगर ये किसी मरीज में मिलता है तो सोचने वाला सबसे पहले बोविस्टा के बारे में ही सोचेगा। अच्छा। और यहाँ स्रोत का तुलनात्मक विश्लेषण अपने चरम पर है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होता है, बल्कि ये भी बताता है कि ये दूसरों से कैसे अलग है। वो तुलना क्या है, जरा विस्तार से बताइए। स्रोत कहता है कि ये मैग्नीशियम कार्बोनिकम के ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, जहां प्रवाह केवल दिन में होता है और रात में रुक जाता है। फिर वो बताता है कि ये कैक्टस, कॉस्टिकम और लिलियम से भी अलग है। इन तीनों में लेटने पर प्रवाह बंद हो जाता है। और बोविस्टा में? बोविस्टा में मरीज दिन भर चलती फिरती है तो प्रवाह रुका रहता है, और जैसे ही वो रात में आराम करने के लिए लेटती है, प्रवाह शुरू हो जाता है। वाह, ये तो जैसे किसी विशेषज्ञ की चेकलिस्ट हो, एकदम सटीक। बिल्कुल, ताकि कोई भ्रम की गुंजाइश ही ना रहे। इसमें और भी जानकारी है, जैसे प्रवाह हर 2 हफ्ते में होता है, गहरे रंग का और थक्केदार होता है, और पेट में नीचे की तरफ खिंचाव वाला दर्द होता है। हाँ, और उस दर्द की तुलना भी सीपिया में पाए जाने वाले दर्द से की गई है। सीपिया की पहचानी नीचे की ओर खिंचाव वाला दर्द है। तो इस एक छोटे से पैराग्राफ में बोविस्टा की तुलना कम से कम 5 दूसरी चीजों से की गई है। जी, ये हमें बार बार याद दिला रहा है कि हर लक्षण का अपना एक खास संदर्भ और पहचान है। अब तक की हमारी जांच में बोविस्टा का जो प्रोफाइल बना है, वो है एक ऐसा इंसान जिसका शरीर थोड़ा फूला हुआ और स्पंजी है, जिसे तंग कपड़े बर्दाश्त नहीं, जिसके पसीने में प्याज जैसी गंध है, जो थोड़ा अनाड़ी है, और जिसकी शारीरिक प्रक्रियाएं खासकर मासिक धर्म बिल्कुल उल्टे पुल्टे समय पर होते हैं। बिल्कुल। अब केस के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, कुछ और विशिष्ट लक्षण। इसमें एक बहुत ही तीव्र लक्षण का जिक्र है। रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे की नोक पर असहनीय खुजली। असहनीय खुजली? हाँ,
तब तक खुजलाना पड़ता है जब तक कि वो हिस्सा कच्चा और पीड़ादायक ना हो जाए। ये सुनकर ये असहज महसूस होता है, लेकिन ये लक्षण की तीव्रता को दिखाता है। सही बात है। और आखिर में स्रोत बोविस्टा के कुछ बाहरी संबंधों की बात करता है, जैसे ये तार के इस्तेमाल से होने वाले असर को कम करता है। और गैस से होने वाली घुटन में भी काम आता है। लेकिन एक लाइन बहुत अहम है। कौन सी? जब पुरानी अर्टिकेरिया में एलास्टॉक्स काम नहीं करता, तब बोविस्टा उपयोगी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? रस्ट-टॉक्स क्या है? रस्ट-टॉक्स, जो एक जहरीले पौधे से बनता है, त्वचा पर होने वाले चकत्तों और खुजली के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है। एक तरह का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अच्छा। तो ये लाइन हमें बता रही है कि बोविस्टा को कभी-कभी एक बैकअप या दूसरे स्तर के उपचार के रूप में देखा जाता है। मतलब जब एक ज्यादा जानी मानी दवा फेल हो जाए, तब बोविस्टा जैसे किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, खासकर अगर मरीज में बोविस्टा के दूसरे लक्षण जैसे वो फूलापन या अनाड़ीपन भी मौजूद हों। तो हमारी आज की जासूसी लगभग पूरी हुई। अगर हम सारे सुरागों को एक साथ रखें, तो जो तस्वीर उभरती है वो वाकई अनोखी है। केवल रात में होने वाला मासिक धर्म, प्याज जैसी गंध वाला पसीना, कुंद औजारों से उंगली पर निशान पड़ना और तंग कपड़ों से परेशानी, ये सब मिलकर बोविस्टा का एक बहुत ही स्पष्ट और यादगार प्रोफाइल बनाते हैं। बिल्कुल, और इस चर्चा से ये भी साफ होता है कि ये दस्तावेज सिर्फ लक्षणों की एक रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं, ये बहुत व्यवस्थित है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित अवलोकन पर आधारित ज्ञान का संग्रह है। ये हमें सिखाता है कि कैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखने वाले छोटे छोटे लक्षण एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। आज की इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। ये स्रोत हमें लक्षणों के क्या और कब के बारे में बहुत विस्तार से बताता है। हमें पता है कि मासिक धर्म का प्रवाह सिर्फ रात में होता है, लेकिन ये स्रोत क्यों के बारे में पूरी तरह से चुप है। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई जिक्र नहीं है। और यहीं पर आज का अंतिम विचार छिपा है। इस तरह के पुराने ग्रंथ हमें इंसान के शरीर की प्रतिक्रियाओं का एक ऐसा नक्शा देते हैं जो हजारों अवलोकनों पर आधारित हैं। ये क्या का जवाब देने में माहिर है। और आज का विज्ञान? दूसरी तरफ आज का आधुनिक विज्ञान हमें क्यों का जवाब देता है। वो हमें बताता है कि कौन सा हार्मोन या कौन सा मॉलिक्यूल इसके लिए जिम्मेदार है। तो आज का सवाल ये है। सवाल ये है कि क्या इन विशुद्ध अवलोकनों यानी क्या के ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की आणविक समझ यानी क्यों के ज्ञान के बीच कोई पुल बनाया जा सकता है? या क्या ये ज्ञान की दो समानांतर नदियां हैं जिन्हें हमेशा अलग अलग ही समझा जाना चाहिए? बिल्कुल, इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।